तो हमने अभी तक रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ लिया है, और हमने ये भी जाना कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते, ये एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। बहुत सारे हमने एग्जांपल्स इसके बारे में पढ़े। देन आफ्टर हमने पढ़ा कि किस तरह के हमारे मोशंस होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ मोशन हमने पढ़ा कौन कौन से थे, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी। दूसरा हमने पढ़ा रोटेशनल और सर्कुलर। तीसरा हमने जाना कौन सा था, सर्कुलर ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। यानी कि आपने इन 6 तरह के मोशंस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले ली है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके पास में। देन आफ्टर हमने पढ़ा था कि किस तरह के हम अगर डायमेंशनली मोशंस को हम डिफाइन करना चाहें तो कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हमारे पास में कौन सा था, 1 डायमेंशनल मोशन था। सेकंड हमने पढ़ा था 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में, और थर्ड हमने जाना था कि हमारा 3D मोशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों को हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया था कि 1D जो मोशन होता है वो एक लाइन मोशन होता है, 2D जो मोशन होता है वो एक प्लेन के अंदर में मोशन होता है, और तीसरा जो हमारे पास में 3D मोशन होता है वो हमारा एक स्पेस के अंदर में, यानी कि पूरा स्पेस जिसके अंदर में ऑक्यूपाई हो जाता है उस मोशन को हम बोल देते हैं क्या, एग्जैक्टली 3D मोशन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ी सी चीजों को देखते हैं। 2 तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हमारे सामने आएंगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो पहले उनको हम जानकारी ले लेते हैं कि वो क्वांटिटी क्या होंगी। एक हमारे पास में आता है कि स्केलर क्वांटिटी, और एक मेरे पास में आती है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी को मैं अगर डिफाइन करवाना चाहूं, मैं आपसे कहूं कि भाई आप किसी शॉप पे जाओ और 1 किलो चीनी लेकर आ जाओ, आप जाएंगे और चीनी लेंगे वहां से और आ जाएंगे अपने घर पे। ठीक है, दूसरा मैं आपसे कहूं कि आप यहां से जाओ और दिल्ली चले जाओ भाई, जो कि यहां से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप यहां से निकले और ईस्ट में चले गए, वेस्ट में चले गए, नॉर्थ में चले गए, साउथ में चले गए, लेकिन आपको दिल्ली नहीं मिला 20 किलोमीटर भी। क्यों भाई, क्या मेरी कोई इंफॉर्मेशन में कमी थी? बिल्कुल थी कमी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यह स्पेसिफाई नहीं किया था कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। यानी कि जब हम यह बता दें कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, प्लस में कितना जाना है, यानी कि आप 2 चीजें बताओ कि कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं उनको किस नाम से जानते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे किस किस की जरूरत होगी। पहला मुझे इसका जरूरत होगा मैग्नीट्यूड का, और दूसरा मुझे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन। दोनों चीजों को डिफाइन करने की मेरे को जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं केवल स्केल पे चलूं, यानी कि केवल जिस क्वांटिटी का केवल और केवल स्केल चेंज होता हो, तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड की हमें जरूरत होती है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं इन चीजों को समझने के लिए। ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ मैंने कैलकुलेट करनी है, तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको कहा कि भाई इसका एक स्केल लेके आओ और मेजर करो। आपने कहा जी 10 सेंटीमीटर है। मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया ऐसे, आपने कहा जी अभी भी 10 सेंटीमीटर है। नीचे की तरफ मैं कर दिया, तब भी आपने कहा 10 सेंटीमीटर है। चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में इसको घुमा लूं, हर टाइम पे आप यही कहोगे कि इसकी लेंथ जो हमने मेजर की है वो कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी डायरेक्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसकी क्वांटिटी के ऊपर में जिसको मेजर करना चाहते हैं। दूसरा मैं इसी का आपसे कहूं कि इसका मास मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे रखोगे तो भी मान लो इसका 100 ग्राम आया, आपने ऐसे रखा तो भी आपके सामने 100 ग्राम आया। चाहे किसी भी डायरेक्शन में आप रखो तो इसकी क्वांटिटी जो हम मेजर करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू अभी भी 100 ग्राम आ रही है। यानी कि आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में क्वांटिटी है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटी को बोलते हैं हम क्या, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो मार्कर है इसको खींच के दिखाओ। आपने क्या किया, इधर भी खींच लिया, इधर भी खींच लिया, ऊपर भी खींच लिया, नीचे भी खींच लिया। मैंने आपसे कहा कि ये मार्कर मैं ऊपर की तरफ में लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन की। आपने कहा जी 5 न्यूटन की लगाइए, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे इसको डिफाइन करने के लिए कि भाई मुझे ये ऊपर की तरफ में उठाना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या इसका डायरेक्शन होगा। यानी कि 5 न्यूटन के साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि किस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना। अगर आप ये दोनों चीजें बता दोगे, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी मेरी क्या कहलाएगी, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानी जाती है। होप सो आपको समझ में आई होगी चीजें। आपके 9th स्टैंडर्ड में ज्यादा इनके डेप्थ में नहीं है, जब हम 11th क्लास के अंदर में जाते हैं तो इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास में एग्जांपल्स हम बात कर सकते हैं कि जैसे हम बात करें कि अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें कुछ एग्जांपल हो गए, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, दूसरा हमारे पास में टाइम हो गया,
चार्ज हो गया। इन्हीं चीजों को हम ज्यादातर यूज करेंगे कि इसके अंदर में हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज होंगी उसके अंदर में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज पे जाएंगे तो कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी जो कि क्या होंगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर एक टर्म इसी से निकल के आएगी हमारे पास में वेलोसिटी। जब हम मोशन के अंदर में इसको आगे बढ़ते चलेंगे, वेलोसिटी के बाद में हम आएंगे तो देन एक्सेलरेशन। तो आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं किस क्वांटिटी को स्केलर बोल रहा हूं और किसको वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि कैसे हम इनको डिस्टिंग्विश करें। मान लो ये मेरे पास में एक कोई भी क्वांटिटी है, ए को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ए है मेरे पास में कोई भी क्वांटिटी, मान लो लेंथ है, कुछ भी हमने कैलकुलेशन किया, मैं इसको स्केलर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करूंगा खाली ए से। लेकिन जब इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करूंगा तो ए लिखूंगा और इसके ऊपर में क्या करेंगे, एक एरो हेड लगा देंगे, यानी कि इसके टॉप पे एक एरो हेड लगा देंगे। तो इसका मतलब होगा कि हम किस क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो होप सो आपको चीजें समझ आएंगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है, 11th क्लास में आप जाओगे तो बहुत डिटेल में इसको आपको पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं चीजों से हम थोड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में यहां पर जानकारी लेके आते हैं। पहला हमारे पास में निकल के आती है क्या, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, देखिए डिस्टेंस जो होती है वो होता है किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया गया एक्चुअल पाथ, यानी कि एक्चुअल पाथ। और ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। देखिए यहां पर दो कीवर्ड आएंगे हमारे पास में, एंड फाइनल पॉइंट। जी हमारे पास में फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहां पर हम बोले कि दो पॉइंट आए, एक तो इनिशियल पॉइंट को मैंने कीवर्ड निकाल लिया यहां से, दूसरा मेरे पास में क्या आ गया, फाइनल पॉइंट आ गया। और यहां पर हम बात करें एक्चुअल पाथ या फिर हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं पाथ लेंथ, पाथ लेंथ के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने दो वर्ड लिखे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर स्केलर और वेक्टर को आपके सामने मिटा रहा हूं, होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैं एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है और उसका कुछ पाथ इस तरह से है कि वो यहां से चलना शुरू किया, यहां गई, ये ऐसे जा रही है और ये लौटकर यहां पर आ गया। ये मान लो मेरा शुरू जो हुआ था वो पॉइंट ए है, ये मेरे पास में बी पॉइंट है और ये डिस्टेंस मान लो एक है, ये भी एक है, सभी को मैंने एक एक मान लिया। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बीच में मैंने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो गया जे के एल एम और ये मेरे पास में एन, यानी कि सारे पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। तो अब मैं यहां पे कंसीडर करूंगा कि अगर मैं बात करूं कि टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ का मतलब यह होता है कि जिस जिस पाथ पे आपकी बॉडी जा रही है या जिस जिस पे आपकी जो भी ऑब्जेक्ट की बात करें, मान लो आप एक गाड़ी लेकर जा रहे हैं और गाड़ी को आपने चलाना शुरू किया, तो आपके साथ साथ में ईच एंड एवरी पॉइंट पर यानी कि सिंगल और मिलीमीटर भी जो मेजर करता हुआ चले, यानी कि एक्चुअल पाथ जो बॉडी जा रही है जैसा टर्न ले रही है वैसे के वैसे आप उसके एक एक इंच को, एक एक सेंटीमीटर को मेजर करते हुए चले जाओ और फाइनल पॉइंट पर जब पहुंच जाती है, यानी कि जहां तक भी आपको मेजर करना है, यानी मैं अब कंसीडर कर रहा हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का, तो वहां तक की जो होती है हमारे पास में लेंथ आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि जहां जहां जैसे जैसे बॉडी जा रही है उसके साथ साथ में मूव करते चले जाओ, आप अपनी जो कैलकुलेट कर लोगे, जो पाथ की लेंथ कैलकुलेट कर लोगे, एक्चुअल पाथ की लेंथ कैलकुलेट कर लोगे, वो मेरे पास में कहलाएगी डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, दो मेरे पास में पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मेरे पास में बी है। मैं इनिशियली अभी यहां पर कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास में बॉडी को पहुंचना है बी पॉइंट पर, ओके। अब बी पॉइंट पर पहुंचना है यानी कि मेरा फाइनल पॉइंट ये हो गया और बॉडी ने चलना कहां से शुरू किया है, ए पॉइंट से, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये हो गया। और अब यहां पर हम बात करें इसके अंदर में, एक मिनट होल्ड करना, अगर मैं यहां पर बात करूं कि ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो ए से बी तक ये मेरे पास में क्या हो गया, सबसे छोटा रास्ता हो गया,
अगर ये सबसे छोटा रास्ता है, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो ये मेरे को एक्चुअल पाथ हो गया, लेकिन मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो मैं किस पाथ से जाऊंगा, ए से सीधा इस पाथ को फॉलो करूंगा, और ये जो आएगी मेरे पास में लेंथ, ये जो लेंथ आएगी इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट के नाम से। तो देखिए हमारे कीवर्ड क्या थे, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे छोटी डिस्टेंस होगी किसके बीच में, जो भी हमारा इनिशियल पॉइंट हमने ए को माना है जहां पर हमारी बॉडी है, या जो भी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और ये फाइनल पॉइंट है जहां पर हमारी बॉडी एट प्रेजेंट है, जहां पर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर जहां तक हमें उसको लेके जानी है। तो इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, आप कहोगे जी कि हमारे पास में ये फाइनल लेंथ होगी, ये फाइनल पॉइंट है, और ये हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कंसीडर करता हूं कि बॉडी ए पॉइंट पर नहीं है, एक बॉडी हमारी किस पॉइंट पे है, सी से शुरू हुई है, यानी कि सी पॉइंट से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से, और इसको जाना है एल पॉइंट पर। चलो जी एल पॉइंट पर लेके चलते हैं बॉडी को। तो यहां से चलना शुरू किया, ईच एंड एवरी पाथ जो भी बॉडी कवर कर रही है मैं उसको कंसीडर करते हुए जा रहा हूं, हर लेंथ को मेजर करते हुए जा रहा हूं, और ये मैं पहुंच गया हूं एल पॉइंट पर। एल पॉइंट पर पहुंच गया, यानी कि फाइनल पॉइंट ये हो गया मेरे पास में। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए मेरे पास में। यानी आप कहोगे हर डिस्टेंस अगर मान लो 1 मीटर का है, तो आप कहोगे कि मेरे पास में जो डिस्टेंस इस पॉइंट पे निकल के आएगा वो क्या आएगा, 9 मीटर आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच में होगी, सी से एल के बीच में होगी, सी से एल के बीच में होगी। तो यहां से लेके और आप ये कहोगे कि ये जो दूरी है कहां से, सी पॉइंट से एल पॉइंट तक की, उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहां पे आपने कहा कि सी पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट आपका एल पॉइंट था वहां तक की दूरी को आप बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो दूरी तय करके आई, यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, जितना पाथ उसने ट्रेवल किया है, उसको हम जानेंगे किस नाम से, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस के नाम से। ठीक, अब मान लो हमारी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, एफ पॉइंट पर है, और मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को जाना है एन पॉइंट पर। ये मेरे पास में फाइनल पॉइंट हो गया और ये मेरे पास में इनिशियल पॉइंट हो गया। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो यहां पर आप कंसीडर करोगे कि ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना शुरू किया और ये पाथ को फॉलो करते हुए ये आ गई है, मैं इसको साथ साथ में मेजर करता आ रहा हूं, ये एन पॉइंट पर पहुंच गया। जब एन पॉइंट पर पहुंच गए हैं तो जो भी 1-1 सेंटीमीटर 1-1 इंच आप इसका मेजर करते हुए आ रहे हो, तो आपने ये जो कैलकुलेशन निकाला इसको आपने क्या नाम दोगे, बिल्कुल अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरे पास में इस टाइम पे प्रेजेंटली इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये है, और फाइनल पॉइंट कौन सा है मेरे पास में, ये है। तो इसके बीच से इसके बीच की दूरी जो भी आएगी वो मेरे पास में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अभी मैंने इनको नंबर नहीं दिया है कि कितना किलोमीटर है कितना मीटर है, ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट मान के चलिएगा कि हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होगी, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे इसको और डिटेल में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चीजें समझ आई कि क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि आपको कीवर्ड यही याद रखना है कि अगर आप डिस्टेंस को मेजर करते हुए जा रहे हो, अब कुछ एक का डाउट आना चाहिए कि अगर मान लो एन से हमारी बी पर आ रही है, तो बिल्कुल देखो, अगर मान लो मेरी ऑब्जेक्ट जो है या जो भी बॉडी है जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं वो इस टाइम पे एन पॉइंट पर है और आपको जाना है बी पॉइंट पर, यानी अब इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, एन हो गया, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। इस पाथ से इस पाथ तक की दूरी 1 किलोमीटर, यानी 1 मीटर मैंने मेजर किया, डिस्टेंस को 1 मीटर आ गई है। और इसके बीच में एन से बी तक इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, वो भी हमारे पास में 1 मीटर आएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन यही है कि अगर एक बॉडी, ध्यान से सुनना इस चीज को, जो पॉइंट अभी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हम थ्रू आउट आगे जितने भी चीजें यूज करेंगे हम इसी पॉइंट का कंक्लूजन यूज करेंगे। अगर हमारी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं। बात समझ आई, कैसे देखो, अगर मान लो हम यहां पर इसको मैं रब कर देता हूं, अगर यहां पर हम ये कंसीडर करें कि ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया ए से बी तक, ये ए से बी तक जा रही है, तो हमने मेजर किया, लेट अस सपोज किया 5 मीटर मेरे पास में, मैंने इसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, इसके साथ साथ की बॉडी के साथ में चलते गए और हमने मेजर किया कि भाई ये मेरे पास में 5 मीटर आ गया, 5 मीटर आ गया। और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने अभी क्या थंब रूल बताया आपको कि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में।
तो इनिशियल पॉइंट कौन सा, ए है, फाइनल पॉइंट बी है, इससे छोटा कोई और रास्ता हो सकता है? यहां तो कुछ नहीं दिख रहा, तो यहां पर सिर्फ एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट बी वही होगा जो कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है, यानी कि 5 मीटर मेरे पास में आ गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप यहां तक ध्यान से समझना चीजों को, कि जो भी डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल पाथ होती है, और जो भी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है कि बॉडी के द्वारा ट्रेवल की गई, जो की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है ट्रेवल, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। हम उसको ट्रेवल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कैसे, एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, मान लो यहां पर मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से चलना शुरू करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और बीच में क्या आ गया, इसके एक माउंटेन आ गया, मान लो इस तरह का कोई पहाड़ी आ गया, यहां से चलना शुरू करना है इसको, और ये जाना है बी पॉइंट पर। अब बॉडी क्या करेगी, यहां चलना शुरू करेगी और इसके ऊपर में जाएगी, और जाते 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 यहां पर आ जाएगी। लेट अस सपोज इसने जो पाथ ट्रेवल किया वो 100 मीटर का ट्रेवल किया, और ये जो नीचे से पाथ था, हालांकि इसको मैं क्या करूंगा, इस माउंटेन को, इस पहाड़ को मैं तोड़ के जा तो नहीं सकता जब तक हम इसके अंदर में क्या टनल नहीं बना ले। तो ये जो पाथ होगा यहां से ए से बी पॉइंट तक का, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यहां से यहां तक का मैं इसको मेजर कर ले तो, लेकिन ये पाथ हम ट्रेवल नहीं कर सकते। तो कुछ केसेस में हम पाथ को ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ केसेस में हम पाथ को ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर एक शॉर्टेस्ट पाथ जरूर होता है, यानी कि दो भी पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक शॉर्टेस्ट पाथ जरूर होता है। ओके, अब मान लो यहां पर हम शॉर्टेस्ट पाथ तो ट्रेवल कर नहीं पा रहे हैं, हमें किससे जाना पड़ेगा, इसी पाथ से हमें जाना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि क्या डिस्टेंस होता है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि समझ नहीं आता कई बार कि क्या हम डिस्टेंस लिखें, क्या डिस्प्लेसमेंट लिखें। वेलोसिटी और जब स्पीड पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहां पर डिस्प्लेसमेंट को यूज करना है, कहां पर हमें स्पीड को यूज करना है। ठीक है, चलिए चीजों को हम सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे आगे। अब बात करें, इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर में। तो यहां पर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन का पाथ मान रहा हूं। मैंने अभी आपसे कंक्लूजन लिखवाया था कि ऑन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल या स्ट्रेट लाइन पाथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, यानी कि जो भी आप स्ट्रेट लाइन पे पाथ कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं, उसके अंदर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक कंसीडरेशन लेके चल रहा हूं कि ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूं। ये मैंने पॉइंट मान लिया है, ओ है मेरे पास में, ये मेरे पास पॉइंट है ए, ये मेरे पास में पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। 3 पॉइंट मैं यहां पे कंसीडर करके चल रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, चलिए कोई नहीं। ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, ये ओ पॉइंट मान लिया मैंने, ओ पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और ये मेरे पास में सी पॉइंट हो गया। सभी के बीच की जो डिस्टेंस है, मैंने दोनों के बीच के पॉइंट्स के बीच की दूरी जो बताई है ओ सी, और ये मेरे पास में डी पॉइंट हो गया। सभी के बीच में 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी मेरे पास में 10 मीटर है। ये मैं यहां पर इसलिए करवा रहा हूं कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या क्या इनके अंदर में डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहां से अपना ओरिजिन मानता हूं। ओरिजिन का मतलब होता है कि जहां से आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, जिसको आप ओरिजिन मान के चलेंगे, यानी कि जैसे हमने बात किया था कि हम एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने मोशन को कैलकुलेट करते हैं, तो वहीं पर मैं इस रेफरेंस पॉइंट को ओ मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब बॉडी यहां से चली, यानी कि आप यहां पे थे, इस पॉइंट से आप चलना शुरू किए और आपको जाना ए पॉइंट पर, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि ओ से ए तक आपकी डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपने यहां पे डिस्टेंस लिख लिया और यहां पर लिख रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों पॉइंट लिख लिए मैंने। तो ओ से ए तक जा रहे हैं, ए मेरे पास में ए पॉइंट हो गया, तो डिस्टेंस यानी कि मैं पाथ के साथ साथ में उसकी लेंथ को मेजर करता चलूं, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ओ से ए के बारे में बताओ। इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट भी क्या है मेरे पास में, फाइनल पॉइंट ए है। तो इस पॉइंट पर जब हम जाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे को, यही स्ट्रेट लाइन है, जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या होगा, और कोई छोटा रास्ता इनके बीच में नहीं हो सकता। तो मेरे पास में क्या आएगी, ये भी मेरे पास में 10 मीटर आ जाएगी। अब मैं मोशन कंसीडर करता हूं कि बॉडी चलना शुरू करी है, ओ पॉइंट से ए पे गई है और फिर उसके बाद में बी पॉइंट पर चलेगी, ओ ए बी, यानी कि अब मेरे पास में फाइनल पॉइंट ये आ गया। इस फाइनल पॉइंट को कंसीडर करेंगे हम, तो मेरे को डिस्टेंस बताओ जल्दी से,
बिल्कुल सही है, यानी कि इसकी डिस्टेंस आएगी 20 मीटर। यानी कि यहां से आपने कंसीडर किया, इस पॉइंट से चलना शुरू किए और यहां तक की दूरी को आपने मेजर कर लिया, तो 10 ये और 10 ये, यानी कि 10 प्लस में 20 आ गया। मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से। बिल्कुल 20, यहां पर भी 20 रहेगी। होप सो आपको ये चीज समझ आएगी कि 20 क्यों रह रही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जितना डिस्टेंस उतना ही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, जब हम उस डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। किसके में? जिस डायरेक्शन हमारी बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन मूव करते हुए जा रहे हैं। ठीक, अब मैं बात करता हूं ओ से सी तक चले गए, तो तीसरा मेरा कंसिडरेशन होगा कि बॉडी जो है वो जा रही है ओ से सी पर, सॉरी ओ से ए पर, ओ ए से बी और सी, यानी कि ये पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, इस पाथ को वो फॉलो करते हुए जा रही है। तो आप बताओ मेरे को जल्दी से, डिस्टेंस कितना होगा? 10, 20, 30, यानी कि 30 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, जिस डायरेक्शन हमारी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम अपनी सारी कैलकुलेशंस ले रहे हैं। तो हमारे इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट सी, टोटल डिफरेंस कितना आएगा? 30 मीटर, यानी कि इससे छोटा रास्ता कोई भी नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा क्या होगा? 30 मीटर आ जाएगा इसके अंदर। चलिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं इसके अंदर में। अब मैंने कहा कि भाई आप सी पॉइंट से वापसी हो लो, आपने सी पॉइंट से वापसी होना शुरू किया। अब नई कैलकुलेशन हम लेके चलेंगे कि आपने पाथ ट्रेवल कौन सा किया है। पहले ओ से ए पर गए, बी पर गए, सी पर गए, और वापसी अब किस पे आ रहे हो? बी पॉइंट पर आ रहे हो। तो यहां पर आपका पाथ लेंथ बताओ मेरे को जल्दी से। तो यहां पर आपने कैलकुलेट किया कि ये जो पाथ लेंथ आएगा वो मेरे पास में आएगा 10, 20, 30, ये तो आपकी क्या होगी? डिस्टेंस। फिर आपने क्या किया? यहां से टर्न लिया तो बी पॉइंट पर आ गए। तो पहले तो इतना ट्रेवल किया, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल उसके साथ में करते, मेजर करते हुए जा रहे हो, 30 हो गई है। फिर उसने घूमना शुरू किया, यानी कि आपने चलना शुरू किया, फिर वापसी 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर वापसी आ गए। तो 30 प्लस में दोबारा आपने 10 ट्रेवल किया तो 40 मीटर हो गया। यह समझ आया 40 मीटर क्यों हो गया? क्योंकि आप जो ट्रेवल कर रहे हो एक्चुअल, मुझे वो मेजर करना है। 30 आप इधर गए हो, फिर 10 वापसी घूम के आ रहे हो, 40 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आप यहां से कहां पर आओगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट मेरा ये हो गया, इनिशियल पॉइंट मेरा ओ था, तो दोनों के बीच में दूरी बताओ। 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो गया मेरे पास में, 20 मीटर हो गया। अब वापसी हम किस पॉइंट पे आ गए? ए पॉइंट पर आ जाएं जल्दी जल्दी। अब मैं कर देता हूं, आपके सामने लिख देता हूं, ओ ए बी सी बी ए। तो यहां पर मेरे को जल्दी से बताओ कितना आएगा। तो आपने कैलकुलेट किया होगा और इसकी डिस्टेंस आ गई है 50 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा मेरे पास में? 10 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाथ की बात करें कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर आ गई है। दोबारा से हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो ओ ए बी सी बी ए ओ पर आ गई है। तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस जो आपने मेजर किया 10, 20, 30, फिर वापसी आ गए ओ पॉइंट पर, यानी कितना हो गया? 60 मीटर हो गया। क्योंकि पाथ क्या हो रहा है? जुड़ता हुआ जा रहा है, जुड़ता हुआ जा रहा है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, इसलिए मैं आपके सामने यहां पर एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूं, ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाएगा चीजों के बारे में कि क्या डिस्टेंस होता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं हमारी चीजों के। ठीक है, चलिए यहां पर 60 मीटर हो गया। मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से, क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? अरे भाई ये बताओ मेरे को, इनिशियल पॉइंट कौन सा था? ओ पॉइंट। फाइनल पॉइंट कौन सा है? वही पॉइंट है मेरे पास में। क्या दोनों के बीच में कोई दूरी होगी? क्या दोनों के बीच में कोई लेंथ हो सकती है शॉर्टेस्ट? नहीं होगी। नहीं है तो 0 लिख दो, सो सिंपल। यानी कि हमारा पाथ जहां से शुरू हुआ वहीं पर वापसी हम आ गए। तो ऐसे केस में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? 0। ठीक है, अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, पीछे की साइड में चला जाता हूं। जो मैंने रेफरेंस माना था, जो मैंने ओरिजिन माना था, उससे हम लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। ओ ए बी सी बी ए ओ, और मेरे पास में डी, यानी कि डी पे मैं आ गया हूं। तो आपने 60 मीटर तो ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर और ट्रेवल करेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? दैट इज 70 मीटर। ये 70 मीटर आ गया आपके पास में। अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओ। कुछ एक ने दिया आंसर मेरे को +10, कुछ एक ने कहा -10। तो किसको हम सही माने? बिल्कुल -10 वाले सही है। क्यों सही है? तो इसके लिए हम बात करेंगे हमारे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। देखिए स्केलर क्वांटिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये डिफाइन कर रहे थे कि भाई मैंने आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने ये ओरिजिन पॉइंट मान लिया, तो ओरिजिन पॉइंट से आपने इधर बोला 10 मीटर, आपने इधर भी बोल दिया 10 मीटर। लेकिन मैं यहां पर कंफ्यूज हूं कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं। ये तो वही बात होगी कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर से बाहर निकलो, ठीक है, और आपको 2 रास्ते दिखते हैं और दोनों रास्तों पे एक साथ चले जाओ। क्या ये पॉसिबल है? एक साथ चले जाओ,
हमें कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा कि प्लस में जाएं या माइनस में जाएं, या फिर राइट में जाएं या लेफ्ट में जाएं। तो वही चीज यहां पर डिफाइन करते हैं कि अगर आप ओरिजिन को यहां पर कंसीडर कर रहे हो ओ को, तो अगर आप यहां से इस ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हो तो वो सारी कैलकुलेशन हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, और ओरिजिन जिस भी पॉइंट का आप रेफरेंस मान रहे हो उसके हम लेफ्ट में जितने भी मोमेंट करेंगे उनको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो यहां पर ये देखो कि मैं रेफरेंस पॉइंट ओ को मान रहा हूं, तो इसके आगे जो भी होगा ये मेरे पास में प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा, और इस रेफरेंस पॉइंट से इधर जाएंगे तो ये मेरे पास में क्या होगा, -10 मीटर हो जाएगा। समझ आई चीजें? तो अब मेरे को यहां पर बताओ निकाल के कि क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। सेंटीमीटर आ गई है, 70 मीटर मेरी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई है, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया मेरे पास में, वेरी नाइस, -10 मीटर। समझ आई कि माइनस क्यों आया यहां पर, क्योंकि माइनस हमने रेफरेंस पॉइंट इसको माना हुआ है, और रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट कहां जा रही है, हमारे लेफ्ट में जा रही है, इसलिए हमने उसको कंसिडरेशन में ले लिया कि ये मेरे पास में क्या है, नेगेटिव हुई। चलिए, ये तो चीजें थी कि मैं आपको ग्राफिकली, ये हमारे पास में एक छोटा सा मैंने मोशन के बारे में बताया, और वहां से मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को यहां से आपको कैलकुलेट करवाया। अब क्वेश्चन कहां पर बनता है, क्वेश्चन बनता है इनके बीच में डिफरेंसेस का। तो उन डिफरेंसेस के बारे में एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, आपने एक ट्रेंड चेक किया होगा, जो भी हम पढ़ते आ रहे थे इसके अंदर में एक ट्रेंड था कि जितनी भी मेरे पास में लेंथ थी या डिस्टेंस थी, पहले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सारी क्या होती जा रही है, एडअप होती जा रही है, यानी कि कम नहीं हो रही है, ये क्या हो रही है, जुड़ती भी जा रही है। यानी कि आप ये कहोगे कि डिस्टेंस जो है वो क्या होती जा रही है, एडअप होती जा रही है, यानी कि इंक्रीज होती जा रही है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगी, हमेशा वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात करें इधर, तो इस पे आपने देखा, एक ट्रेंड चेक किया, तो यहां से आपने देखा कि ये मेरे पास में 10 मीटर, फिर 20, 30, यहां तक हम क्या रहेंगे, सेम ट्रेंड चला इसका। फिर दूसरा ट्रेंड आ गया इसके अंदर में कि डिस्टेंस हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट यहां से कम होनी शुरू हो गई है, कम होते हुए क्या हो गई है, एक फाइनल पॉइंट आएगा, और ये क्या हो गई है, 0 हो गई है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है एक पॉइंट पर, ये 0 हो गई है, और लास्ट में ये क्या हो गई है, लास्ट में ये हो गई है नेगेटिव। तो इसके अंदर में 3 ट्रेंड चेंज हुए हैं, यानी कि पहला क्या आया, प्लस हुआ, फिर क्या हो गई है, डिक्रीज होती चली गई, पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर 0 हो गई है, और लास्ट में क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। तो ये इनके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, 0 एंड नेगेटिव। तो तीनों केसेस के अंदर में पॉसिबल है कि डिस्टेंस बढ़ भी सकती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकते हैं। तो राइट कर लीजिए इन पॉइंट्स को जल्दी से, स्टार मार्क करके, डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में लिखेगा डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। यानी कि तीनों चीजें हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो ये बहुत इनके अंदर में डिफरेंसेस है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, उनको हम अभी सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो और इसके अंदर में एक पॉइंट और लिख लीजिए, डिस्टेंस के अंदर में बीच में लाइन करके दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि हम इसका केवल स्केल चेंज कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, हम केवल उसका स्केल चेंज कर रहे हैं, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। बात करें यहां पर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में हमें पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, यानी इसके साइंस के साथ में हमें इसको डिफाइन करना पड़ रहा है, तो ये हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर में बात कर सकते हैं, पॉजिटिव का मैंने आपको लिखवा दिया है, और डिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है हमने क्या पाथ को चूज किया, किस पाथ से हम जा रहे हैं उसको चूज करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये होती है डिस्टेंस किसके बीच की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इन दो चीजों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है, होप सो आपको चीजें समझ आएंगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके अब आपके दिमाग के अंदर में क्रिस्टल क्लियरिटी आई होगी कि किस तरह से हमें डिस्टेंस को मेजर करना है, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करना होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये सारी क्या है, पाथ लेंथ है, यानी कि लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो इनकी एसआई यूनिट क्या होगी, मेरे को बताओ जल्दी से। जब भी हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, स्मॉल में इसको आगे से लिखेंगे एम। ये भी एक पाथ लेंथ ही है, यानी कि लेंथ है, क्योंकि हमने यहां पे लिखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो ये भी क्या होगी मेरे पास में, ये भी मेरे पास में मीटर होगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अगेन, एसआई यूनिट हमारे पास में क्या होगी, मीटर। तो कुछ एक पॉइंट्स थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है।
एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एन एथलीट रन ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। केस 1 देखो, ये मेरे पास है, मैंने क्वेश्चन आपको दिया है कि एक सर्कुलर पाथ है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये मैंने O पॉइंट मान लिया है और ये पॉइंट मान लो A पॉइंट है जहां पर एथलीट इनिशियली खड़ा हुआ है। उसके बाद में वो यहां पर गया, B पॉइंट हो गया, फिर यहां से मैं C पॉइंट मान रहा हूं, ये मैं D पॉइंट मान रहा हूं। तो आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकाल के बतानी है, पहला केस आपको बताना है जब ऑब्जेक्ट हमारी कहां पर है, A से शुरू होके B पर जाती है, A टू B। दूसरा मेरे को कैलकुलेशन आपको करके बताना है जब ऑब्जेक्ट जो है वहां A से C पर जा रही है, यानी कि A से रन करना शुरू किया और C पर चली गई है। तीसरा मेरे को यहां पर निकाल के बताओ आप जल्दी से, A से D पर, और चौथा मेरे को निकाल के बताओ फोर्थ, जब बॉडी A टू A आ गई है। सभी केसेस में आप मेरे को जल्दी से निकाल के बताओ। इसका रेडियस मैंने आपको कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो आपने निकाला होगा इसके अंदर में पहला जो हमारे पास में आंसर आया होगा, A टू B की बात करें तो A से B पर जा रही है। हम यहां पर इसको कंसीडर कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को सोल्व कर रहा हूं भी मैं। ठीक है, जिसका आ गया जिसका नहीं हुआ यहां पर देखे मेरी साइड में बोर्ड की तरफ में, छोड़ दो अभी भाई, न्यूमेरिकल छोड़ दो जल्दी से, इसकी तरफ देखो बोर्ड की तरफ में। ठीक है, तो O से A के बीच में, यानी कि A से B के बीच में चली गई है, A से B के बीच में चली गई है। तो A टू B का मैं कंसीडर कर रहा हूं, A से B के बीच में पहला मैं कंसीडरेशन ले रहा हूं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस बताओ मेरे को, क्या डेफिनेशन दी थी, इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। तो एक्चुअल पाथ क्या करके गई है बॉडी ट्रेवल, देखो इस सर्कल के साथ साथ में ऐसे चलते हुए जा रही है A से B पॉइंट पर, A से B पॉइंट पर जा रही है, तो यानी कि ये जो सर्किल है इसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव करती हुई जा रही है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास में और एक सर्किल है मेरे पास में जिसका रेडियस R है, और उसका हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, यानी कि उसका कितना लेंथ होगा, इस सर्कल के कितना सर्कमफ्रेंस होगा, कितनी लेंथ होगी इसकी, तो हम बोलते हैं 2πr। अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बांट दूं, तो इसको 4 हिस्सों में बांट दिया मैंने, तो यहां पर क्या कहोगे कि भाई हर पाथ का क्या हो गया, 4 टुकड़े हो गए, यानी कि 4 भागों में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए जो लेंथ थी यहां पर, तो आप कहोगे कि ये डिवाइडेड बाय 4 हो गई है। तो एक जो क्वाड्रेंट होगा, ये मेरे पास में 4 टुकड़ों में बंटने के बाद में ये जो निकल के आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट बोलते हैं। मेरे पास में क्वाड्रेंट हो गया, तो एक क्वाड्रेंट की कितनी लेंथ आएगी, πr डिवाइडेड बाई 2। यहां पे समझ आई चीजें कि एक क्वाड्रेंट को लूंगा तो डिवाइड बाय 4 हो गया, यानी कि एक क्वाड्रेंट आ गया। 2 क्वाड्रेंट मैं कंसीडर करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे तो यहां पे 2 जो मैंने लिखा था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब चारों क्वाड्रेंट यानी कि यहां से लेके और पूरा मैं यहां तक लेके आऊंगा तो क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो मेरे को बताओ जब A से B पे गई है तो कितना क्वाड्रेंट लिया उसने, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि 1/4 क्वाड्रेंट लिया है। तो आप कहेंगे कि इसकी डिस्टेंस क्या हो गई है, 2πr था उसका, लेकिन 1/4 हो गया क्योंकि एक क्वाड्रेंट यूज किया हमने। तो यहां से हमारी डिस्टेंस आएगी πr/2, और जब इसकी वैल्यू आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये r की वैल्यू 2 है, तो 2π डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करके देखते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को जब आपने कंसीडर करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को बताओ A से B तक का क्या यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, जी नहीं। अगर मैं B से सीधा किसको मिला दूं, A पॉइंट को मिला दूं, तो मेरे पास में क्या आएगा, ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्यों, क्योंकि A से B तक की ये सबसे छोटी डिस्टेंस है, सिंपलेस्ट जो हम बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो कितनी आएगी जल्दी से बताओ, ये मेरे पास में R होगा क्योंकि रेडियस है सर्किल का, ये भी मेरे पास में R है, रेडियस है सर्किल का। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये मेरे पास में 90 डिग्री है। अगर ये R है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और ये मेरे पास में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होता है h² यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला।
और खाली आपको ये वैल्यू निकालनी हो तो हाइपोटेन्यूज का पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रूट, तो वही यहां पर करके देखते हैं हम। यहां पर हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रूट, तो इसको सोल्व करोगे आप 2r स्क्वायर का रूट, और इसको फाइनल में बाहर निकाल के लाओगे तो आपके पास में क्या आएगा √2r। अगर यही आ रही है तो बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमने ए से बी के पॉइंट के बीच में निकाल लिया, यहां से मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब बात करें कौन से, ए टू सी के बारे में। ए टू सी के बारे में डिफाइन करो, तो डिस्टेंस क्या आएगी 2r आ जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी मेरे पास में 2r आ जाएगी, और डिस्टेंस क्या आ जाएगी πr आ जाएगी। कैसे, देखो ए से सी के बीच में आ गया मैं, यहां पे मैं दोबारा से इसको बना लेता हूं। ये मेरे पास में क्या हो गया, ये ए पॉइंट मान लिया, ये मेरे पास में सी पॉइंट है। ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस पॉइंट पे आ गई है, ये यहां से पूरा पाथ ट्रेवल करती हुई आ रही है, यानी कि इस सर्किल के कितने क्वाड्रेंट, 1 2, तो डिस्टेंस का भी मैंने बताया था कि डिस्टेंस क्या होगी, जितना भी क्वाड्रेंट वो ट्रेवल करके आई है, यानी कि इसने 2 क्वाड्रेंट ट्रेवल करे, टोटल सर्कमफ्रेंस कितना था मेरे पास में 2πr, और एक क्वाड्रेंट में कितनी थी 4, तो आपके पास में कितना आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू πr, तो आंसर क्या आएगा 2π आ जाएगा आपका। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा भाई, ये सीधा इसका जो डायमीटर है वही तो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो यहां से आप क्या लिखोगे r प्लस आर दैट इज इक्वल टू 2r, आंसर में लिखोगे 4 मीटर। बात समझ आई, ठीक। अब आगे बढ़े हम, तो हम निकाल लें ए टू डी का। ए टू डी बात करें तो ए से डी के बीच में ए टू डी आपने निकालने की कोशिश की, तो कैसे करोगे इसको, ये आपने सर्किल बनाया, ये क्वाड्रेंट हो गया आपके, एक क्वाड्रेंट की लेंथ कितनी होती है πr बाई कितनी होती है πr/2, आपने यहां पे कितने कर लिए ए बी, सॉरी ये मेरे पास में सी है, ये बी है, और ये मेरे पास में डी है, तो ए से डी आ गए, यानी कि आपने क्वाड्रेंट के 3 भाग को ट्रेवल किया, 3 पार्ट्स को ट्रेवल किया, और एक पार्ट की ट्रेवल की लेंथ कितनी होती है πr2 होती है, तो फाइनल आपका डिस्टेंस कितना आ गया 3πr/2, 3/2 πr आ गया, और आप इसको सोल्व करोगे 2 वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 3π आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की जब वैल्यू निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आ जाएगा कितना भाई, यहां से यहां तक की क्या ट्रेवल होगी, ये सेम होगी, इतना ट्रेवल करेगा, ए से फाइनल पॉइंट डी है, इतनी दूरी होगी हमारे पास में, तो कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू अगेन वही √2r, जैसे यहां पे निकाला था सेम वही चीजें हमारे पास में आ जाएगी। फाइनल हमारे पास में जो पॉइंट आएगा किसके बीच के निकाले हम निकालते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारी कहां से ए से डी के बीच में जा रही है, यानी कि ए से डी के बीच में ए टू ए हमारे पास में आ गई है ऑब्जेक्ट जब, तो पूरा सर्किल ट्रेवल करके आ गई है, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट भी ये, तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पूरा ट्रायंगल यानी कि चारों के चारों क्वाड्रेंट ट्रेवल करके आई है, तो डिस्टेंस क्या आ गया मेरे पास में, डिस्टेंस इक्वल टू कितना 2πr, फाइनल रिजल्ट में कितना आएगा, r की वैल्यू 2 है तो 4π हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बताओ, बिल्कुल 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां से शुरू किया है वहीं पर क्या है उसका इनिशियल पॉइंट है, और ऐसा अगर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस है 2πr रहेगी, और डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक एथलीट है वो रन करता है इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे वो भी वहीं पर है, यानी कि ए पॉइंट से ट्रेवल किया, ए पॉइंट पर ही आ गया, तो बताओ उसकी डिस्प्लेसमेंट की होगी क्या होगी। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि उसने हाफ ट्रेवल कर लिया है, सेमी सर्कल ट्रेवल कर लिया है, 1 क्वाड्रेंट ट्रेवल कर लिया, 2 क्वाड्रेंट ट्रेवल कर लिया, तो आई होप कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक एथलीट को लेके एक सर्कुलर पाथ में, वो सारे मैंने आपको यहां पे सोल्व करवा दिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और नई चीजों को थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास में स्पीड होती है और क्या वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके अंदर में हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, चलिए यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं आपको। ठीक है, ये जो भी है मेरे पास सब कुछ नोट कर लिया होगा आप सबने। तो स्पीड एक्चुअल में होती क्या है,
आपने अभी तक पढ़ा है कि भाई एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, लेकिन मैं एक चीज को बताना यहां पर भूल रहा हूं, या फिर हम उसको कंसीडर करना बोल रहे हैं अभी तक कि भाई किस टाइम पे कितना ट्रेवल कर रही है। हमने अभी तक किसी का टाइम का रेफरेंस नहीं लिया है, हमने अभी तक रेफरेंस लिया किससे, ओरिजिन पॉइंट से इतनी दूरी उसने ट्रेवल किया, ओरिजिन से इतना डिस्टेंस पे रहा, इतना डिस्प्लेसमेंट पे रहा, तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर लेके देखी है। अब हम कंसीडरेशन लेके आते हैं कि भाई टाइम के साथ में कितना वेरी करेगा, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ऐसा हमारे पास में आ जाता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना ट्रेवल कर रहा है, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं। यानी कि यूनिट टाइम में ध्यान से सुनना, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब यूनिट टाइम क्या हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है। तो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, आपको उसके ऊपर में ज्यादा इतना नहीं ध्यान देना है। यूनिट टाइम सेकंड भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन कंसीडरेशन ये होगा कि उस यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपने देखा होगा बाइक वगैरह चलाई होगी आपने, तो बाइक के ऊपर में क्या लगा होता है, आप जैसे एस्केलेट करते हैं और रेस वगैरह देते हैं उसके अंदर में, गाड़ी में जब उसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो एक मीटर लगा होता है उसके अंदर में। ध्यान से देखना उस मीटर को, कभी आप दोबारा चलाओ उसको, तो उसके ऊपर में एक गोल सा डायल बना होता है और उसके ऊपर में वैल्यूज लिखी होती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे, और बीच में एक वर्ड लिखा होता है कुछ इस तरह का बना होता है। इस तरह का क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कुछ बना होता है, और बीच में क्या होती है, एक निडल होती है जो कि क्या हो रही है, मूव कर रही होती है, और इसके नीचे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां पर जो यूनिट टाइम कंसीडर कर रहे हैं, ये जो बेसिकली नीचे बता रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहे हैं, और ये हमें बता रहा है क्या, डिस्टेंस के बारे में, कि कितने किलोमीटर हम ट्रेवल करेंगे कितने आवर में, यानी कि 1 आवर में कितने किलोमीटर हम ट्रेवल कर जाएंगे। बेसिकली हमें चीज वही बताता है। अगर मान लो उसकी निडल जो आप बाइक वगैरह चला रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी, 30 पे नीडल चलेगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप एक पाथ पे कंटिन्यू चलते रहे तो 1 आवर में 30 किलोमीटर ट्रेवल कर दोगे। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम समझते हैं यहां पर स्पीड के बारे में, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्पीड का क्या कंसेप्ट है, उन्हीं चीज को मैं यहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो स्पीड का मैंने आपको बताया कि स्पीड का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कि आपको बोल दिया जाए कि भाई मेरे को स्पीड बताओ आप, तो मैंने कहा कि भाई स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस। अभी थोड़ी देर के बाद में इसकी डेफिनेशन भी चेंज करूंगा मैं, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अभी टाइम कौन सा होगा, यूनिट टाइम होगा। मान लो आपसे मैं ये कहूं कि आपने चलना शुरू किया, ये पाथ आपने ट्रेवल कर लिया, आपको जाना ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ठीक है, यहां से आप चलना शुरू किए और यहां पर चले गए, ये मेरे पास में सी पॉइंट है, मान लो ये आपका घर है या आपका कोई भी मार्केट है, ये आपकी स्कूल है डी, और ये आपके दोबारा से आप कहीं से अपने दोस्त के घर पे जा रहे हो। ये आपके 4 पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए। आपने ए पॉइंट से सी पॉइंट पर गए, ए पॉइंट से सी पॉइंट पर आपने ट्रेवल किया 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर की दूरी में मान लो आपके घर से, क्योंकि हम ऐसा यूनिट जो होती है डिस्टेंस की, वो हम लेंथ की वो मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए मैं सारी कैलकुलेशन मीटर में लेके चल रहा हूं। हम ऐसा ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं पूरी फिजिक्स के अंदर में। ठीक है, तो यहां पर 10 मीटर ट्रेवल कर लिया, मैंने कहा कि भाई ये मैंने ट्रेवल किया 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर मैंने कहा कि भाई 20 मीटर मैंने ट्रेवल किया कितनी देर में, मैंने कहा भाई 2 सेकंड में मैंने ट्रेवल कर दिया। यहां पे मैंने 40 मीटर ट्रेवल किया है और यहां पर मैंने 40 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकंड के अंदर में। ठीक है, तो यहां पे आप मेरे को बताओ कि अगर मैं यूनिट टाइम की बात करूं ए से सी पॉइंट के बीच में, तो ए से सी पॉइंट तक जाने में आपने ए टू सी आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपका आंसर था जी 10 मीटर। कितने टाइम में, आपने कहा जी 1 सेकंड के अंदर में मैंने ट्रेवल कर लिया। यानी कि आपका क्या आ गया, यहां से स्पीड निकल के आएगी 10 मीटर कितनी देर में, पर सेकंड। यानी पर का मतलब ये होता है कि आप यूनिट टाइम में, यूनिट कुछ भी अगर नीचे डिनोमिनेटर में आया तो यूनिट उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में क्या काम कर रहे हैं या क्या चीज को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप शुगर लेने जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं, भाई मेरे को 10 किलो शुगर का प्राइस बता दो, या 1 किलो शुगर का प्राइस पूछते हैं आप, 1 किलो का पूछते हैं ना,
तो वही यूनिट में हम बात करते हैं कि यूनिट टाइम में हम कितना ट्रेवल करेंगे। अगर मेरे को यूनिट टाइम का पता लग गया तो हम इजीली बाद में जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी उनको इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC मेरे पास में 10 सेंटीमीटर में हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि भाई C से D के बीच में आप मेरे को बताओ कितना ट्रेवल किया। कुछ एक आंसर है 10 मीटर, बिल्कुल सही है। देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था, 20 मीटर। कितनी देर में, जैसे फॉर्मूले में हमने बात करी तो हमने बात किया 2 सेकंड के अंदर में। तो मेरे पास में क्या आया, ये मेरे पास में आया कि यहां पर स्पीड मेरी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तभी तो ट्रेवल करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड में, यानी कि C पॉइंट से आप D पॉइंट पर जाना चाह रहे हो, C पॉइंट से D मीटर पे, तो ये 10 मीटर का एक, 10 मीटर का दूसरा, इसको मैं क्या मान लेता हूं B, और ये मेरे पास E पॉइंट हो गया। तो ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पहले 1 सेकंड में मैंने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया मैंने, फिर से 10 मीटर। तो यहां से आप बोल सकते हो कि मेरी स्पीड कितनी रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड। यहां से कितनी रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड। होप्सो आपको ये चीजें समझ आएंगी। जल्दी से मेरे को अगला बताओ, D से B के बीच का। तो D से B के बीच में आपने निकाला, तो D से B के बीच में भी आपको ने निकाल के मेरे को दिया, कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आपके पास में कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक उसी तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमारी थ्रू आउट द मोशन हमारी स्पीड क्या रही है, स्पीड मैं बोल रहा हूं, स्पीड क्यों, क्योंकि मैं डिस्टेंस को यहां पर मेजर करके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या रह रही है, ये 10 मीटर पर सेकंड, अगेन 10 मीटर पर सेकंड, अगेन 10 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा कोई भी मोशन होता है जिसके अंदर में हमारी थ्रू आउट द मोशन स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो ऐसे मोशन को हम जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन के नाम से। यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी ट्रेवल करे तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। इसी के अपोजिट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे या तो अनइक्वल टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे 10 मीटर पहले 1 सेकंड में ट्रेवल करे, 20 मीटर अगले 3 सेकंड में ट्रेवल करे, फिर क्या करे, 10 मीटर दोबारा से 1 सेकंड में ट्रेवल करे। ऐसे क्या करे, उसकी डिस्टेंस जो है टाइम के साथ में मैच ना करे, यानी कि हर बार हम 1-1 सेकंड का ले, कभी क्या करे, हर मान लो 1-1 सेकंड का मैंने स्लॉट ले लिया, कभी 10 मीटर ट्रेवल कर रही है, कभी 20 मीटर कर रही है, कभी 30 मीटर ट्रेवल कर रही है, तो ऐसे केसेस को हम क्या मानेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन इसी में हमने कहा कि हर सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर आप ट्रेवल करते हुए जा रहे हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आई? ठीक है, तो ये मेरे पास में स्पीड का कंसेप्ट हो गया, लेकिन ये हमारे पास में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां से आपको सिर्फ एक आइडिया लग गया है कि स्पीड हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर। अगर सारी हमारी स्पीड सेम आ रही है तो हम बोलते हैं किस तरह की हमारे पास में, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, और हमारे मोशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन के नाम से। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में इसी के अंदर में टर्म निकल के आती है कि आपने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिया, कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ लिया, कांस्टेंट स्पीड के बारे में पढ़ लिया, क्या वेरिएबल स्पीड नहीं हो सकती है? दूसरा हमारे पास में वेरिएबल स्पीड आती है, वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड को पढ़ने से पहले आपको मैंने अभी ये बताया था कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम टाइम को 1-1 सेकंड रखें, 1-1 सेकंड रखें, यहां पर 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, यहां पर भी 1 सेकंड रखूं, और वो ऑब्जेक्ट का मैं बोलूं ये 10 मीटर ट्रेवल कर रही है, ये 5 मीटर ट्रेवल कर रही है, ये फिर से हमारी क्या कर रही है, 20 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो मेरे को बताओ इस स्लॉट के अंदर में आप मेरे को स्पीड बताओ जल्दी से। इसके अंदर में आपने निकाला 10 मीटर पर सेकंड, इसमें आपने निकाल के दिया मेरे को 5 मीटर पर सेकंड, और यहां पे आपने मेरे को निकाल के दिया 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर स्लॉट में क्या कर रही है, उसकी स्पीड वेरी कर रही है, हर स्लॉट में उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। तो हम ऐसे केसेस में स्पीड क्या बोलेंगे कि हमारी किस तरह की है, ये वेरिएबल स्पीड है। और जो मोशन कहलाएगा, इस मोशन को हम किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होते हैं जिसके अंदर में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर में। ठीक, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं स्पीड के, दैट इज एवरेज स्पीड। ये सबसे ज्यादा हमारे पास में यूज होगी और इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड बेसिकली होती क्या है, अगर मान लो आपने देखा होगा कि भाई आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, आप अपने बाइक लेके चले, आप मार्केट के अंदर में भी जा रहे हैं, कभी आप हाईवे पे भी जा रहे हैं, आपकी स्पीड क्या हो रही है, कभी वेरी कर रही है, कभी 20 जा रही है, कभी 30 जा रही है, मार्केट के अंदर में बहुत कम हो जा रही है। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, वेरी कर रही है बार बार में। तो ऐसे केसेस में हम एक कांस्टेंट नहीं बता सकते कि भाई किस स्पीड से मैं चलाऊं, तो हमें उसके लिए एक
वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। थ्रू आउट द मोशन किस स्पीड से हमने वेरिएशन किए हैं, उन सब का हमें कंक्लूजन निकाल के सबके टोटल कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है, कितना मैंने टाइम लिया है पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, वहां से जो फॉर्मूला हमारे पास में आता है उसको क्या बोलते हैं हम, बिल्कुल एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं। यानी कि एवरेज स्पीड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज स्पीड को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे टोटल डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये मेरे पास में इसका की फॉर्मूला होगा। अगर आप किसी भी फॉर्मूला और को भूल जाते हैं, इसको हमेशा याद रखना, इससे हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, जितने भी स्पीड के ऊपर में, वेलोसिटी के ऊपर में पढ़ेंगे, क्योंकि वेलोसिटी में भी ये चीजें सेम रहेंगी। जहां पर डिस्टेंस होगा वहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट नाम आता चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में एवरेज स्पीड आ गई है। तो एवरेज स्पीड आप देखो, अब हमें इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो ऐसा ही यूनिट की बात करेंगे हम सारे। ठीक है, तो स्पीड को जो है हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे आगे से v से, ठीक है, v से रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्टेंस होगा उसको हम लेंथ में मेजर करते हैं, यानी कि इसका मीटर होता है और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो ऐसा यूनिट क्या है मेरे पास में, मीटर पर सेकंड, यानी कितना मीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहे हो। उसी तरह से एवरेज स्पीड की बताओ, ऊपर डिस्टेंस आई है, नीचे टाइम आई है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। यहां पर बताओ मेरे को वेरिएबल स्पीड, इसकी भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक ही पार्ट है स्पीड के, तो ये स्पीड के अलग अलग टाइप पढ़ रहे हैं हम। यहां पर स्पीड पढ़ा, फिर हमने वेरिएबल स्पीड के बारे में पढ़ा, फिर हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, और लास्ट हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। हमारे पास में लास्ट हमारे पास में क्या आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। मैं आपसे कहूं कि भाई आप अपनी बाइक पे चल रहे हो, मैंने कहा आपकी स्पीड कितनी है, आप तुरंत देखते हैं और मेरे को बता दें 30 मीटर या 30 किलोमीटर पर आवर से मैं मूव कर रहा हूं, तो ये आपने तुरंत जो देख के बताइए ना मेरे को, जिस इंस्टेंट पे मैंने आपसे पूछा है, वही आपकी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। यानी कि हम कोशिश इसके अंदर में ये करते हैं कि हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां पे जो कैलकुलेशन हम निकाल के लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम लिखना चाहें तो ये वैसे ज्यादातर आपके 12th क्लास में आएंगे, कंपटीटिव एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में लिखूं मैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो ये हम लिखते हैं, ये लिखते हैं चेंज, यानी कि डेल्टा बोलते हैं इसको, चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो ये टाइम है बहुत छोटे से छोटा हो, तो इसके लिए हम अगर इसको जीरो मान लेंगे, अगर इसको हम जीरो मान लेंगे थ्रू आउट, क्योंकि हम जीरो मान लिया तो ये क्या होगा, ये जीरो होने से ऊपर कुछ भी लिखा होगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस वैल्यू को क्या करें, टेंस करवाएं। टेंस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 0.04, ठीक है, आपने कहा जी इसकी वैल्यू तो 0.04 है, चलो मैंने आपसे कहा 0.00004, आपने कहा जी अभी है कुछ वैल्यू दिख रही है हमें, ठीक है, आपने कहा 0.00 और इनफाइनाइट, मैं बहुत जीरो लगाते चला गया, तो आपने कहा जी जीरो के टेंड्स कर रही है ये, ठीक है, यानी कि जीरो की तरफ में अप्रोच कर रही है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करें तो हम छोटे से छोटे इंटरवल की बात करें, यानी कि हम जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसको जितना मिनिमाइज करेंगे उतने अच्छे से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बता देंगे। डेलएस का मतलब कि जिस इंस्टेंट पे देख रहे हो आप और जितना ड्यूरेशन आपने लिया है उसमें कितना आपका डिस्टेंस चेंज हो गया। तो यहां से आपके कैलकुलेशन क्या करोगे कि हम क्या करवा रहे हैं, डेल टी को अप्रोच करवा रहे हैं, टेंस करवा रहे हैं टुवर्ड जीरो, तो फाइनली हम इसको ये लिखेंगे कि डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, यानी कि आप डेल टी को टेंस करवाएंगे तो यहां पर एक वर्ड जोड़ दिया जाता है लिमिट एल टी के नाम से, और ये क्या होगा, डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, और इसको फाइनल हम लिख देते हैं किससे, जब ये हमारा आएगा तो 12th के अंदर में जाके पढ़ेंगे इनको डी एस बाई डी टी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे डिफरेंशियल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, यानी कि डेल एस को आपने छोटा सा हिस्सा बोल दिया, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का चेंज क्या हो रहा है, इसके अंदर में टाइम के अंदर में चेंज क्या हो रहा है, ध्यान रखना कि टाइम जो हो वो चेंज हो रहा है जीरो के, जीरो को टेंस करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके ऐसा यूनिट बताना मेरे को जल्दी से, तो ऐसा यूनिट क्या आएगी, इसकी भी ऐसा यूनिट आएगी हमारे पास में मीटर पर सेकेंड। तो होप सो आपको चीजें समझ आएंगी कि क्या स्पीड होती है, सारे मैंने टाइप्स आपको स्पीड के अंदर में बता दिए, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं आपको कि हम जहां जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ये आपको फिजिक्स के अंदर में सारा कंटेंट जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ,
और आप होप सो इन चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे और भी बाकी क्लासेज आपके साथ चल रही होंगी। तो आप जितना चीज़ों को डेप्थ में जाएंगे, यानी कि आपका बेस तैयार हो जाएगा ना, तो आप बेस से उठना शुरू करोगे तो बहुत इजीली आप कोई भी कंपटीशन आ जाएगी। आप मान लो मैं आपको पूछूं भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए सीधा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है लेंथ, जो हमारे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट होते हैं। डिस्टेंस क्या होती है भाई, जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल करके गई बॉडी। तो चीजें क्या होती है कि तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए, कंसेप्ट को लेके क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। ये नहीं कि धुंधलापन है कि जी ये हो सकती है, नहीं, इस तरह का आपको नहीं रखना है। इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना भी नहीं चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट आपको इस तरह का एटीट्यूड से बच के रहना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या करो, चीजों को बहुत स्मूथली पढ़ो, बिल्कुल उनके कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ में पढ़ो, बिल्कुल बेसिक की से उनसे पढ़ो, ठीक है। और याद रखना जीवन के अंदर में ये एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपके फेलियर को नहीं देखता है, आपकी सक्सेस को और कोई देखता है, ठीक है। उनको सक्सेस चाहिए आपसे कि भाई आप क्या सक्सेस लेके आए हो अपनी जिंदगी के अंदर में, ठीक है। और जिंदगी के अंदर में एक मैं आपको बात बता दूं कि एक्सक्यूज और सक्सेस कभी एक साथ नहीं रह सकते। कि आप जीवन में कुछ बनना भी चाहते हैं, कुछ चीजें अचीव भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ के आप मतलब किसी बढ़िया पोस्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सक्यूज देना शुरू कर दो। मान लो आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, आप कह दो जी घर में मैं तो नहीं पढ़ पाया, क्यों, लाइट नहीं थी, घर पे कोई रिलेटिव आ गया था या कोई और आ गया था, ये भाई आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें तो आपकी तरफ से रिजल्ट चाहिए ना, आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है। तो सक्सेस और एक्सक्यूज कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो कोशिश करो दोनों को अलग करने की और हमेशा सक्सेस की तरफ में बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए।